नमस्कार दोस्तों इस वीडियो का उद्देश्य केवल सच को सामने लाना है, जिसका कई बार कुछ मीडिया अपनी निजी स्वार्थवश नहीं दिखाता है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, पिछले कई दिनों से कोरोना के अलावा जो दुनिया के लिए सबसे बड़ी खबर है वो है अमेरिका में नस्ल भेद की आड़ में हो रही हिंसा। दुनिया में ज़्यादातर टीआरपी के भूखे मीडिया चैनल्स, खासकर जो वामपंथ और इस्लामिक कट्टरपंथ की पैरोकारी करते हैं, वो इस घटना का केवल एक तरफा एंगल दिखाकर लोगों को भड़काने और गुमराह करने में लगे हैं। लेकिन इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए इसकी शुरुआत में जाना पड़ेगा और एक एक पहलू को कुरेदना होगा, जिससे सही बात बाहर आ सके। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं एक चीज़ स्पष्ट करना चाहता हूं कि जॉर्ज फ्लॉयड के साथ उस पुलिस वाले ने जो भी किया कानून के खिलाफ था और पुलिस वाले को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, और मेरी संवेदनाएं जॉर्ज फ्लॉयड के परिवार के साथ है। लेकिन उस एक घटना के पीछे पूरी सरकार को दोषी ठहराया जाए, ये मुझे उचित नहीं लगता है। बाकी अपनी स्वतंत्र सोच के लिए सबको मौलिक अधिकार है, साथ ही साथ लोकतंत्र में प्रदर्शन भी एक मौलिक अधिकार है। लेकिन इसका कोई भी लोकतंत्र हिंसक प्रदर्शन की इजाज़त नहीं देता है। अमेरिका में लोगों द्वारा शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट को हाईजैक करने के बाद ये सब कुछ हुआ, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम आज इन्हीं पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हाँ, तो यह घटना शुरू होती है जब जॉर्ज फ्लॉयड को एक दुकान में नकली बिल का इस्तेमाल करने के संदेह में गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक जॉर्ज फ्लॉयड पर आरोप लगाया था कि उन्होंने $20 करीब 1500 रुपये के फर्जी नोट के जरिए एक दुकान में खरीदारी की कोशिश की। इसके बाद एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें पुलिस अधिकारी ने घुटने से 8 मिनट तक जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन दबाते हुए देखा गया। वीडियो में जॉर्ज कहते हुए सुन सकते थे कि मैं सांस नहीं ले सकता हूँ या आई कांट ब्रीथ। बाद में फ्लॉयड को चोटों के कारण मौत हो गई। इसके बाद इस मामले में श्वेत अधिकारी डेरेक चाउविन को गिरफ्तार कर लिया गया तथा उस पर शुक्रवार को 3rd डिग्री हत्या और मानव वध का आरोप लगाया गया। यदि वह हत्या के दोषी ठहराए जाते हैं तो उन्हें 35 साल से अधिक जेल की सज़ा भुगतनी पड़ सकती है। मामले में चाउविन के साथ घटनास्थल पर मौजूद 3 अन्य अधिकारियों को भी बर्खास्त कर दिया गया है। तो अगर कानूनी दृष्टि से देखा जाए तो उस व्यक्ति को न्याय और पुलिस को उसके अपराध की सज़ा तय हो चुकी है। लेकिन कहते हैं ना कि न्याय तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि दूसरे पक्ष को भी सुन न ले। इस मामले में जब उन पुलिस अधिकारियों से पूछताछ हुई तो पुलिस का कहना था कि जॉर्ज ने गिरफ्तारी का शारीरिक रूप से विरोध किया था। इसके बाद वह बल प्रयोग किया गया। पुलिस के दावों में कितनी सच्चाई है, इसके लिए हमें जॉर्ज फ्लॉयड के पूर्व क्रियाकलापों पर एक नज़र डालनी होगी। अमेरिका की ही न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक जॉर्ज फ्लॉयड को इस घटना से काफ़ी दिन पहले अदालत ने टेक्सास के ह्यूस्टन में एक महिला के घर में चोरी करने और ज़बरदस्ती घुसने के जुर्म में 5 साल की सज़ा सुनाई और बाद में उसे बेल मिली थी। इसके अलावा अमेरिका मीडिया और इंग्लैंड के पत्रकार डेविड वेंस के अनुसार जब जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु हुई उस समय उसके शरीर पे अवैध ड्रग मेथाम्फेटामिन पाया गया था। यह भी पाया गया था कि फेनाटाइल इंटॉक्सिकेशन भी मौजूद था उसके शरीर में। आपको बताता चलूँ, फेनाटाइल को हेरोइन और कोकीन के साथ मिलाकर एक रिएक्शनल ड्रग के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद काफ़ी हद तक लगता है कि पुलिस के दावे में सच्चाई हो सकती है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी पुलिस को बिल्कुल भी अधिकार नहीं है किसी व्यक्ति के साथ हिंसा करने का। खैर, पुलिस ने जो किया उसके लिए उसको सज़ा मिलना तय है। लेकिन मुख्य बात आती है कि आखिरकार इस इकलौती घटना को लेकर पूरे अमेरिका में इतना बड़ा बवाल कैसे हो गया, जगह जगह हिंसा क्यों होने लगी, स्टोर और मॉल्स को आग के हवाले कर दिया गया, कई जगह प्रदर्शनकारियों द्वारा निर्दोष नागरिकों को प्रताड़ित करने की वीडियो भी लगातार आ रही थी। यह स्थिति इतनी खतरनाक है कि ट्रंप को बंकर में जाकर रहना पड़ा था और अमेरिका में हिंसा को रोकने के लिए 23 राज्यों में 17,000 नेशनल गार्ड की तैनाती की गई थी। सोमवार से नेशनल गार्ड अमेरिका की सड़कों पर उतर गए हैं और राज्यों में कानून व्यवस्था को बनाए रखने में मदद कर रहे हैं। इससे पहले कोरोना संकट के कारण भी सभी 50 राज्यों में 45,000 नेशनल गार्ड्स की तैनाती हुई थी। पहला कारण अमेरिका में, इसके पीछे कुछ कारण हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जो पहला कारण है, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव।
पूरी दुनिया को पता है अमेरिका में कुछ ही महीनों में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है और ट्रंप ने जिस मुखरता के साथ इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई है, चाहे वह अबू बकर अल बगदादी का खात्मा हो या किसी भी देश में आईएसआईएस को ख़त्म करने में सहयोग करने को लेकर जिहादियों द्वारा समाज में घोले जा रहे जहर को लेकर उनका चरित्र उजागर करना हो, इन सारी चीज़ों के कारण इस्लामिक कट्टरपंथी ही नहीं बल्कि दुनिया का एक बड़ा तबका चाहता है कि अमेरिका में ट्रंप की वापसी को रोका जाए। हालांकि ट्रंप के रहने या ना रहने से हिंदुस्तान पर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है, फिर भी दुनिया में मानव सभ्यता के लिए खतरा बन चुके इस्लामिक आतंकवाद के मुकाबला करने के लिए अमेरिका में ट्रंप से ज़्यादा इच्छा शक्ति किसी भी नेता में नहीं दिखाई देती है। इसलिए ट्रंप की ज़रूरत भी महसूस होती है दुनिया के देशों को जो भी इस कट्टरपंथ से लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरा कारण है वामपंथ का घिनौना खेल। ज़्यादातर लोग इस बात को जानते हैं कि ट्रंप की दक्षिणपंथी विचारधाराओं के कारण पूरी दुनिया के वामपंथी ट्रंप के खिलाफ दुष्प्रचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। इस एक घटना के बाद फैले बवाल में भी इनका सबसे बड़ा हाथ ये और पूरी दुनिया के वामपंथी इसका प्रचार प्रसार करने में लगे हैं। जहाँ तक अमेरिका की बात है तो जिस तरह यहाँ भी दिल्ली के दंगों के पिंजरे गैंग से लेकर कई समूह पर्दे के पीछे सक्रिय थे जो संविधान, बाबा साहेब और तिरंगे की आड़ में भारत को जलाने के मंसूबे को लेकर बार बार अपना घिनौना चरित्र प्रदर्शित करते थे, उसी तरह अमेरिका में एंटीफा, जिसका पूरा अर्थ है एंटी फैसिस्ट, इस हिंसात्मक प्रदर्शन में अग्रणी भूमिका निभा रहा था। ये वैसे ही है जैसे भारत में वामपंथी और जिहादी बाबा साहेब और संविधान के नाम पर दलितों को गुमराह करने के बाद उनका शोषण करते हैं और कहीं भी अगर जिहादियों ने दलित भाइयों का शोषण किया हो उसके खिलाफ एक आवाज़ नहीं उठाते। हरियाणा में मेवात में दलितों के साथ जो हो रहा अत्याचार इस बात का सबसे ताज़ा उदाहरण है। इसी प्रकार इस अमेरिकी संगठन एंटीफा का उद्देश्य किसी को न्याय दिलवाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये संगठन लोगों को भड़का कर पूरे देश में अराजकता फैलाने का काम करती है। प्रदर्शन के नाम पर अमेरिका में जगह जगह आगजनी में लूटपाट इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस संगठन के बारे में जब मैंने जानकारी इकट्ठा की तो पता चला कि पहले इस संगठन में कोई भी आंदोलन नहीं किया, जबकि ट्रंप के शासनकाल के पहले अश्वेत के खिलाफ किसी ऐसी घटना हुई जो नागरिकों ने की थी और जॉर्ज फ्लॉयड की मौत की सारी जिम्मेदारी पुलिस की थी। लेकिन ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ये ताकतें लगातार सक्रिय हैं। खैर, ट्रंप ने इस संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित करने के लिए कहा है और आपको हैरानी होगी कि ट्रंप ने किसी भी ट्वीट को शायद ही लोगों ने लाइक किया है जितना इस एंटीफा संगठन वाले ट्वीट को किया है। इससे समझ आता है कि लोगों की सोच क्या है। इसके अलावा पूरी दुनिया के वामपंथी और अर्बन नक्सली इन दंगाइयों के समर्थन में पूरी तरह जान से जुट गए हैं। ट्विटर पर ट्वीट पेले जा रहे हैं, चाहे वह सागरिका हो, निधि हो, राजदीप हो, अशोक स्वेन हो कि वीपी कपूर हो कि कुलकर्णी हो, शेखर हो, सबा हो, अंजुम हो या ऐसे अनेकों नाम। इसके अलावा इन्हीं वामपंथियों के हाथों की कठपुतली बने मंडल, हार्दिक, मेवानी और कनौजिया जैसे लोग हैं। कई लोगों ने तो यहाँ तक ट्वीट किया कि दुआ ने वीडियो भी बना दिया लोगों को भड़काने के लिए कि अगर वहाँ लोग सड़क पर उतर सकते हैं तो यहाँ माइनॉरिटी पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ क्यों नहीं। इन जाहिलों को ये समझ नहीं आता कि माइनॉरिटी आखिरकार है कौन। इस देश में 5% से भी कम जनसंख्या वाले मजहब और पंथ जैसे पारसी, सिख, बौद्ध माइनॉरिटी हैं या करीब 20% आबादी वाला इस्लाम माइनॉरिटी है। और चलें अगर इनकी बात मान लें तो अगर इतनी कम जनसंख्या वाले समुदाय के लोगों को कोई खतरा नहीं है तो इन 20% वालों को खतरा कैसे हो गया। इसीलिए भारत सरकार और खासकर गृह मंत्रालय से निवेदन है कि सुरक्षा एजेंसियों को इन लोगों से सतर्क रहने के लिए निर्देश देने के साथ ही इनके क्रियाकलापों पर भी विशेष निगरानी रखी जाए।